नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अरे यायावर रहेगा याद जिसमें से अगला यात्रा अनुभव लेखक अज्ञे जी का देखने वाले हैं, जिसका शीर्षक है किरणों की खोज। इस यात्रा का आरंभ लाहौर से होता है और इस यात्रा करते समय लेखक के गुरुजी जो उनका नाम नहीं दिया है, दो जोशी जी हैं जो उनके अध्यापक रहे हैं, और रहीमन। इस तरह उनके साथ कुछ लोगों का वर्णन है इसमें, और अपने गुरुजी का जो थोड़ा सा परिचय भी लेखक ने इसमें दिया है। तो चलिए, किरणों की खोज ये जो यात्रा अनुभव है लेखक का, देखते हैं। अब अरे यायावर रहेगा याद, इनमें से सिर्फ एक ही उपशीर्षक या एक ही यात्रा अनुभव लेखक का रहता है, जिसका नाम है देवताओं की आंचल में। वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये यात्रा लाहौर से आरंभ होती है। कश्मीर पहुंचने पर दुमेल की बस रुकी तो वे आगे नहीं गए। रात वही काटने के लिए वे रुक जाते हैं। सुबह होते ही रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के सौंदर्य का वर्णन भी लेखक करते हैं। उनको कवित्री जेबुनिसा के काव्य सौंदर्य की याद आती है। श्रीनगर छोड़कर गुलमर्ग का रास्ता पकड़ लेते हैं। लेखक कहते हैं कि वास्तविक अभियान हमारा यहीं से आरंभ होता है। आगे लेखक एक गुरु पत्नी या गुरु और उनकी पत्नी के बारे के में बताते हैं। पति पत्नी का संवाद है। अपने शिष्य के सामने पत्नी की मीठी डांट वे गुरुजी खा रहे हैं। कब क्या करना है, कब क्या खाना है, पहनना है, उसका समय वह बताती है। शिष्य को भौतिक शास्त्र में रुचि है। लेखक के भौतिक विज्ञान के अध्यापक वे गुरुजी रह चुके हैं। उसके अतिरिक्त ईसाई धर्म शिक्षा के लिए कुछ वर्ग भी वे लेते हैं। वे सभी धर्मों की बातें कहते हैं, अपने ही धर्म की बड़ाई नहीं करते। लेखक कहते हैं कि हिंदू जीवन दर्शन का सटीक अध्ययन हमने बाइबल क्लास में गुरुजी के द्वारा किया था। उनकी क्लास में लाहौर से आने जाने वाले वैज्ञानिक आमंत्रित होते थे। गुरुजी ने ईसाई मत की व्याख्या भी की थी, केवल प्रातिनिधिक शोध के सिद्धांत की, जिससे वह मानव जीवन का एक महान सत्य मानते हैं। भौतिक विज्ञान का शोध उनके जीवन की साधना थी। सत्य की खोज और निर्धारण के प्रति उनकी लगन के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता था। गुरुजी अक्सर प्रयोगशाला या यंत्रशाला में कुछ बनाते बिगाड़ते रहते थे, पर भौतिक विज्ञान में उनकी रुचि विशेष रहती थी। वैद्युतिक किरणों की ओर लेखक की रुचि बढ़ाने में गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है। लेखक को उन्होंने बेतार किरणों की खोज करने का विषय अध्ययन के लिए दिया था। लेखक ने लाहौर के विभिन्न स्थानों में साथ साथ चुंबकीय आकर्षण और बेतार यंत्र की ग्राहकता के नाप लिए थे और उनकी परस्परता की छानबीन भी की थी। उनके कामों से संतुष्ट होकर कॉस्मिक किरणों पर कुछ काम करने को कहा गया था। परीक्षा काल में टाइफाइड होने के कारण वे परीक्षा नहीं दे सके, फिर भी उनके कार्य से संतुष्ट होकर उनके गुरुजी ने अपने सहकारी के रूप में उनको काम दिलवाया था। वे कई वर्षों से डॉक्टर कैम्पटन अंतर्मन नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ कॉस्मिक किरणों पर शोध करते रहे। उसी के लिए डॉक्टर के साथ कश्मीर भी वे जा चुके हैं। इस परिचय के साथ आगे भी गुरुजी का परिचय लेखक ने दिया है। गुरुजी का व्यक्तित्व थोड़ा धुनी था, ऐसे धुनी कि उनको सनकी कहा जा सकता है। काम में वे इतने व्यस्त रहते थे कि उनको खाने पीने का होश भी नहीं रहता था। कपड़े उनके अच्छे होते थे क्योंकि वो उनकी पत्नी का कार्य था। कॉलेज में कभी वह अनजाने ही टाई ढीली कर लेते तो वह खुली ही लटकती रहती थी। मोजे उल्टे या बेजोड़ पहनते थे। दोपहर को खाने की छुट्टी मिले तो वह खाना मेज पर ही रखकर भूल जाते थे। यही उनके पत्नी की चिंता का कारण था। उन्होंने एक विद्युत घड़ी बनाई थी उस दिनों में। जिस दिन जितने मिनट का परेड होता था बराबर उतना ही वे लेते थे, किंतु छुट्टी के दिन घंटी न बजे तो उन्हें घर जाने की सुधि न रहती थी। पत्नी आकर उन्हें घर लेकर जाती थी। लोगों के हंसने से जरा भी वे विचलित नहीं होते थे। इन विशुद्ध वैज्ञानिक धुनों के अतिरिक्त उन्हें व्यावहारिक धुनें भी थी। एक पुरानी इंडियन मोटरसाइकिल उनके पास थी। उसका सामान लाने हमेशा वो कबाड़ी के पास जाते थे। एक बार गुरु ने एक
राह चलते आदमी को, जो सफ़र कर रहा है मोटर में बैठकर, उस आदमी को एक पत्र देकर कहा कि इसे श्रीनगर पहुंचकर डाक में डालना है। यात्री ने पत्र लेकर जेब में डाला और उस यात्री को गुरुजी ने कहा कि इसे संभाल कर रख लीजिएगा, इसमें 20 रुपए के नोट भी है। मैंने श्रीनगर से कुछ ज़रूरी सामान मंगवाया है, दुकान का ऑर्डर और रुपए भेज रहा हूँ। यात्री ने वह पत्र बाहर की जेब से निकालकर अंदर की जेब में रख लिया और कहा कि मैं चिट्ठी डाल दूंगा। लेखक को विश्वास नहीं था कि वह यात्री चिट्ठी डाल देगा, लेकिन गुरु को पूर्ण विश्वास था कि चिट्ठी अवश्य पहुंच जाएगी। चौथे दिन श्रीनगर में उनकी चिट्ठी मिली और मंगवाया हुआ सामान भी। श्रीनगर में उनकी आवश्यकताओं की सूची बनाकर सामान जुटाया गया। 3 सप्ताह का अभियान था। पूरा दल श्रीनगर में एकत्रित हो गया था। गुरु शिष्य के अतिरिक्त 2 व्यक्ति इसमें और भी थे। जुलाई के दूसरे सप्ताह के एक दिन वे लोग श्रीनगर से निकल पड़े। आरंभ में जम्मू का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया, जो लेखक के बचपन की यादें ताज़ा कर देती हैं या उस वक्त की उनकी पुरानी स्मृतियाँ जाग जाती है, जिसमें वह बचपन में अपने दोस्तों के साथ मिलकर घूमते कूदते थे, पड़ोस के बगीचे के फल चुराते थे, उसको घर से लाई हुई मिर्ची नमक मसाला लगाकर खाते थे। एक जो शिव मंदिर का वर्णन भी है इसमें, साथ ही भोजन के प्रकार भी है, खासकर खाने के रोटी दाल के। पामपुर से जम्मू वाली सड़क छोटी है। नदी पार करते हुए ये पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर जाने लगते हैं। वहाँ एक जम्मू जाने का रास्ता भी है। यह मार्ग अत्यंत रमणीक और दुर्गम है। सैलानी समुदाय इधर से नहीं जाते। कोसरनाग पीर पंजाल का एक बड़ा सरोवर है, जो लेखक कहते हैं कि यह हम में से किसी ने भी यह पहले देखा नहीं था। नक्शा देखकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। कोसरनाग के पास की बड़ी जो झील है, जो 6000 फुट ऊंची होगी ऐसा उन्होंने सोचा था। असल में वह 12,000 फुट ऊंचाई की निकली। ऐसी ऊंची ऊंची झील ढूंढने का कारण था कि ऊपर जाकर धूल धुएं धातु कण से भरे वातावरण में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया जा सके। जैसे ही थोड़ी दूरी पर गए, रास्ते में कीचड़ आना शुरू हुआ। गड्ढों में पानी भरने के कारण उनकी गाड़ी का पहिया धंस जाता है और बैठे हुए लोगों की हड्डी पसली एक होती है। तभी एक जोर के दचके के कारण थोड़ी सी कीचड़ उड़कर गाड़ी के भीतर आती है और इंजन बंद हो जाता है। गाड़ी चालू नहीं होती है। काली मिट्टी के कारण कीचड़ में चिकनाई बहुत थी। पेड़ों की डालियां काटकर पैरों के नीचे रखी गई और टायरों के नीचे रखकर थोड़ी थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ाई गई। लेखक कहते हैं कि पामपुर से रामू के छोटे से कस्बे तक के 10 मील में कई बार गाड़ी फंसी और निकाली गई। आगे भी एक नाले का पुल टूट गया था, उस पर भी घास फूस डालकर और गाड़ी बिल्कुल खाली कर दी थी। धीरे धीरे पुल पर चढ़ाई गई। अगले 2 पहिए पार हो गए। ड्राइवर का हौसला बढ़ जाता है तो उसे लगता है कि अब गाड़ी निकल जाएगी, तो उसने गाड़ी तेज कर ली। पिछले पहिया पार होते होते तिरछा होकर पुल पर लटक जाता है, आधी हवा में आधा पुल पर। अब गाड़ी हाथ लगाते ही नीचे जाएंगी, इस कारण वो कोशिश नहीं करते और सब लोग डर जाते। फिर बाजू के बस्ती से जाकर 10-15 आदमी बुलाए जाते हैं और गाड़ी को रस्सी से खींच कर निकाला जाता है। तब वह जाकर बाहर निकलती है। हानि कुछ नहीं हुई, पर 3 घंटे की कसरत से ड्राइवर के प्राण सूख गए थे। रेम्बियारा नदी पार करके सुपियो में से होते हुए ये लोग खुले खेतों के प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, जहाँ मकई के खेत, जहाँ जहाँ घास की हरियाली, अखरोट के पेड़। आगे के लिए उन्हें घोड़े पर सवार होकर जाना था। लेखक के साथ गुरुजी और जोशी थे। आधे रास्ते में लेखक और उनके गुरुजी बैठेंगे और आधे रास्ते में जोशी जी, जो 2 लोग हैं, वो बैठेंगे, ऐसा उनका तय होता है। उतराई रास्ता होने के कारण घोड़े पर यात्रा करना कठिन हो जाता है। जब घोड़े थक जाते हैं तो थोड़ी देर आराम करके ये लोग और अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। आगे घना जंगल था। जोशी जी शेर से अधिक काले रीछ से डरते थे, सो उन्होंने रुकने से मना किया। चलते चलते थक जाते हैं सब लोग। घाटी के मोड़ के आगे खुली पहाड़ी थी। बीच बीच में मीलों तक फैले हुए फूल ही फूल थे, जहाँ अनेक देशी विलायती फूल थे। इनके नाम नहीं जानते थे ये लोग, किंतु रंग अनेक थे, पीले, लाल, गुलाबी, नीले, आसमानी, किरमिजी, उनाबी, सफ़ेद, चंपई,
आदि। लेखक कहते हैं कि मैंने पहाड़ों में अनेकों फूल कहीं कहीं देखे हैं, लेकिन किंतु ऐसे फूल कहीं नहीं देखे। जोशी जी घोड़े वालों को डांट रहे थे क्योंकि उनको बैठने के लिए समय ही नहीं मिला था, क्योंकि घोड़े थक चुके थे। सुबह ये लोग पहली बारी थी तो लेखक बैठे हुए थे, जोशी जी पैदल चले गए थे। अब घोड़े थक गए थे क्योंकि लेखक नक्शे पर देख चुके थे कि आगे रास्ता बहुत कठिन है और इस वजह से घोड़े की चढ़ाई नहीं हो सकती। रास्ते में उनको चीड़ के घने जंगल, चट्टाने, गहराता पानी, बीच में थोड़ी सी जगह आदि स्थिति को पार करते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। रात होने को आती है। एक खुली जगह, पास में नदी और चढ़ाई के ऊपर जंगल में छोटा सा बंगला यानी कुंग वतन है। सामान आने के बाद तंबू खड़ा करके ये लोग वहीं पर रात के लिए शरण लेते हैं। घोड़े वाले ने कहीं से 2 शेर दूध वह लेकर आता है। लेखक ने सूजी का हलवा बनाया है। फल, दूध और हलवे का जलपान करके ये लोग कल के कार्यक्रम के बारे में सोचने लगते हैं। छोटे जोशी जी पौधों की खोज में लग जाते हैं। सुबह कोसरनाग नदी के किनारे किनारे हल्की चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुंग वतन की ऊंचाई लगभग 8,500 फुट की है। दोपहर तक ये लोग सिर्फ 1,000 फुट और चढ़ाई चढ़ते हैं। ये लोग घोड़े पर सवार हो गए हैं। इस चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते इन लोगों को सतर्क होकर जाना पड़ा। नदी नाले पार करने पड़े। आगे चढ़ाई ज़्यादा थी, सो घोड़ों के पीठ पर से सामान उतारकर इन लोगों ने अपने पीठ पर लेकर आगे बढ़ते रहे। यंत्रों का सामान जैसे कैमरे, माप यंत्र इत्यादि उनके पास ज़्यादा था। 2 फुट चढ़ने के बाद थकान आती थी। लेकर कहते कि पता नहीं एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग कैसे चढ़ते हैं। अब समझ आया, आगे सब विराट रंगहीन प्रदेश था। वह दृश्य रंगहीन ही थे। जिस तरफ ये गए थे वहाँ गलियों और चट्टानों की आड़ में बर्फ जमी हुई थी। झील से उतरकर एक खुली जगह पर ये लोग रुके क्योंकि तीसरे पहर की धूप बढ़ गई थी। भोजन उनका ऋषि मुनियों जैसा था। सूखे खट्टे सेब और आलू की तरकारी, दाल, पूरी या पराठे, इनकी दिनचर्या सीधी थी। गुरुजी इस भोजन को राजाओं का खाना बोलते हैं। दिन रात 2-2 घंटे बाद ये लोग किरमिच की नौका में झील पर जाकर अपनी विद्युत दर्शक की गहराई बदलने लगते हैं और 8 घंटे बाद विद्युत दर्शक को निकालकर उसमें से फिल्म निकालकर दूसरी फिल्म लगा देते थे। गुरुजी प्रत्येक बार जाते थे। लेखक और जोशी जी बारी बारी से उनके साथ जाते थे। लेखक यहाँ 1815 के क्षय किरणों की खोज का भौतिक विज्ञान का इतिहास भी बताते हैं। जिस समय लेखक और उनके गुरुजी का अभियान कोसरनाग गया था, उस समय कॉस्मिक किरण संबंधी ज्ञान की अवस्था थी। लेखक ने किरणें, तरंगों की गति, फ्रीक्वेंसी, लंबाई, इसके बारे में बड़ा विस्तृत लिखा है। 1930 में गुरुजी ने उसके बाद जावा के पास समुद्र जल में भी माप लिए थे। लेखक तब जेल में थे। छोटे जोशी को ये लोग चिढ़ाते थे। उनको पौधे ढूंढने का शौक था। अभी तक नया कुछ इनको मिला नहीं था। 9 दिन तक वे वहाँ अपना अभियान चलाते रहे। उनकी रसद यानी थोड़ी कम हो गई थी। वह 90 दिन तक इंतज़ार करते रहे। ऊंचाई और ठंड के कारण शरीर की शक्ति और गर्मी बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता थी। रसद नहीं थी तो दूध से काम चलाया गया। 5वें दिन के बाद फिर घोड़े वाला आया। देरी से आने की उसने अपनी राम कहानी भी बताई। एक दिन एक लंबी दाढ़ी और तीखी आंखों वाला व्यक्ति आकर उनको हालचाल पूछता है। अपने भैंस का दूध देने की बात करता है। गुरुजी गाय का मांगते हैं। फिर उसने झूठ कहकर कहा कि यह तो गाय का ही दूध है, भैंस इस इलाके में नहीं है। वह आदमी रोज आता था। वैसे ही उसका चरित्र स्पष्ट होने लगा था। वह सौदेबाजी करता था, गुजरों का मंत्री था, पुजारी, वैद्य, साहूकार, पुरोहित, न जाने क्या क्या था। सितंबर के महीने में कहा जाता है कि वहाँ बर्फ ज़्यादा होती है। इनका काम लगभग पूरा हो चुका था। प्रांत काल में इन्होंने वहाँ से कूच किया। तूफान बढ़ गया था। कोसरनाग यात्रा का अंत होता है। कॉस्मिक रश्मियों की खोज के उस अभियान का भी अंत होता है। लेखक कहते हैं कि इसका अंत स्वयं एक कहानी है। इनके पीछे श्रीनगर में बाढ़ आ गई थी। सब होटल भर गए थे।
अब रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। तांगे वाला सामान उतारने के लिए उतावला हो रहा था। बहुत कह सुनकर लेखक ने उस होटल वाले से रात तक ठहरने के लिए स्थान दिलवाया और विनती की। सामान को देखकर वह ना करने लगा। सामान को ये छोड़कर रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि सामान इनका बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए ये लोग दूसरी शरण खोजने चलते हैं। रात 11 बजे आर्य समाज के बर्बादी में जगह मिली। सवेरे अमृतसरी की दुकान पर गर्म कचौरियाँ खाई, दूध पिया। सामान रात में बुरी तरह भीग गया था। अब चित्रों के मूल नेगेटिव, गुरुजी के, जोशी के और लेखक के, सब भीग कर नष्ट हो गए थे। चित्रों का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया था। कुछ सूखा निकला तो उसे तत्काल धोया। जो समाधि लेख के 2 चित्र थे। यहीं पर इनका यह किरणों की खोज की यात्रा अनुभव समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।